अच्छा, जरा एक ऐसी जगह के बारे में सोचें जहां मुल्क का तकरीबन 93% हिस्सा सिर्फ पहाड़ी पहाड़ों। और वो भी कोई छोटे मोटे पहाड़ नहीं, आसमान को छूती हुई चोटियां। बिल्कुल। कहते हैं कि सिकंदर आजम जैसा फातेह भी वहां फितरत के आगे बेबस हो गया था, और आज भी वहां न जाने कितने ही राज दफन हैं। जी, हम ताजिकिस्तान की बात कर रहे हैं। वस्ती एशिया की छत पर एक पहेली। और ये पहेली सिर्फ जुग्राफियाई नहीं है। यहाँ एक 5000 साल पुरानी तहजीब थी जिसे वस्ती एशिया का पोम्पेई कहते हैं। अच्छा। वो तहजीब अचानक, मतलब बगैर कोई सुराख छोड़े, कहाँ गायब हो गई? ये वो सवालात हैं जो इस जगह को और पुरइसरार बनाते हैं। तो फिर इतने पेचीदा मुल्क को समझने का सफर शुरू कहाँ से करें? इन देवी हाइकल पहाड़ों से, या इनमें छुपी झीलों से, या शायद शाहराहे रेशम के पुराने शहरों से? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ताजिकिस्तान को समझने की असल चाबी, यूं समझे, इनमें से कोई नहीं है। तो फिर क्या है? वो एक शख्स है, दुशंबे के बीचों बीच एक सुनहरे गुंबद वाले मुजस्समे के नीचे, इस्माइल समानी। इस्माइल समानी, ताजी कौम के बानी। जी, और उनकी कहानी ही दरअसल ताजिकिस्तान की शनाख्त की कहानी है। ठीक है। तो जब लोग वस्ती एशिया के बारे में सोचते हैं तो जहन में अक्सर तुर्की नस्ल की सकाफतें आती हैं, उज़्बेक, काज़क, तुर्कमान। जी। लेकिन ताजिकिस्तान उस खित्ते में बिल्कुल अलग थलग लगता है। ऐसा क्यों है? आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है, और यही वो बुनियादी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। ताजिकिस्तान की जड़ें तुर्क दुनिया में नहीं बल्कि फ़ारसी तहजीब में बहुत बहुत गहराई तक फैली हुई है। अच्छा। इनकी ज़बान ताजिकी फ़ारसी की ही एक शाख है। इनका फ़न तामीर, इनकी शायरी, यहाँ तक कि इस्लाम से पहले की ज़ोरश्ती रिवायात, सब का ताल्लुक फ़ारसी विरसे से है। और इस्माइल समानी का इस शनाख्त से क्या ताल्लुक बनता है? इस्माइल सामानी ही वो मरकजी किरदार हैं जिन्होंने इस शनाख्त को एक ठोस शक्ल दी। 9वीं और 10वीं सदी में उनकी कायम करदा सामानी सल्तनत का दौर ताजिक तारीख का सुनहरा दौर कहलाता है। सही। कई सदियों की आफरा तफरी और अरब हमलों के बाद ये वो वक्त था जब फारसी ज़बान, अदब और साइंस को एक नई जिंदगी मिली। अच्छा, एक तरह की निशात सानिया। बिल्कुल। इसी दौर में रूदकी जैसे शायर और इब्ने सीना जैसे आलिम पैदा हुए। सामानी सल्तनत ने ताजिक अवाम को उनके तुर्क पड़ोसियों से एक वाज़े और मुमताज़ सकाफ़ती शनाख्त दी। तो ये सिर्फ एक सल्तनत नहीं थी बल्कि एक सकाफ़ती तहरीक थी। जी, और ये कोई छोटी सल्तनत भी नहीं थी। उसकी सरहदों में आज का ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान के बड़े हिस्से शामिल थे। कमाल है। इसीलिए जब आप दुशंबे में इस्माइल समानी का वो शानदार मुजस्समा देखते हैं तो वो सिर्फ एक बादशाह की यादगार नहीं है। तो वो क्या है? उनके हाथ में जो ताज है वो इस लम्हे की अलामत है जब पहाड़ों और वादियों में बिखरे हुए लोग एक कौम बने, एक फारसी बोलने वाली कौम। और इसी कौम का दिल आज दुशंबे में धड़कता है। शहर का नाम ही बड़ा दिलचस्प है, दुशंबे। जी। इसका मतलब है पीर का दिन। जी, कहते हैं यहाँ पीर को एक बहुत मशहूर बाजार लगता था। एक बाजार के नाम पर पूरा दारुल हुकूमत, ये भी अजीब बात है। ये उस शहर के माजी की सादगी दिखाता है। लेकिन आज का दुशंबे बहुत मुख्तलिफ है। एक तरफ सोवियत दौर की चौड़ी सड़कें और बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और दूसरी तरफ आज़ादी के बाद की चमकती हुई जदीद ऊंची इमारतें, और उनके बीच कहीं कहीं पुराने मोहल्ले भी हैं। तो ये तारीख की कई तहों का एक इम्तिजाज है। बिल्कुल। इस्माइल सामानी के मुजस्समे से थोड़ा आगे ही नेशनल फ्लैग पार्क है। जी। मुझे बताया गया कि वहाँ जो परचम का खंबा है वो एक जमाने में दुनिया का सबसे ऊंचा था, 165 मीटर। जी, और उस पर जो 700 किलो वजनी परचम लहराता है ना, वो उस मुल्क के नए कौमी अज़्म की अलामत है। 700 किलो? उसे लहराने के लिए भी पहाड़ों से आने वाली तेज हवा की जरूरत पड़ती है। ये जदीद ताजिकिस्तान की अपनी पहचान बनाने की कोशिश है। लेकिन मुझे जो चीज़ ज़्यादा दिलचस्प लगती है वो इस कौमी अलामत के बिल्कुल करीब एक और जगह है। आप रोद की पाक की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। फारसी शायरी के बाबा आदम अबू अब्दुल्ला रूदकी के नाम पर बना ये पार्क बताता है कि इस मुल्क की रूह क्या है। मतलब शायरी सिर्फ किताबों में नहीं, वो लोगों की याददाश्त, उनकी शनाख्त और रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है।
یہ شہر کے شور میں ایک پرسکون نخلستان جیسا ہے۔ اور اسی شہر میں وہ عمارت بھی ہے جس کی کہانی کسی فلم کی طرح لگتی ہے، نوروز پیلیس۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا ٹی ہاؤس بننے والا تھا، لیکن ہاں، یہ ایک حیران انگیز کہانی ہے۔ منصوبہ تو یہی تھا کہ ایک شاندار چائے خانہ بنایا جائے، لیکن اس کی کاریگری اتنی غیر معمولی تھی کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اسے ایک صدارتی محل بنا دیا جائے۔ واقعی؟ جی، آج یہاں دنیا بھر کے رہنماؤں کی میزبانی کی جاتی ہے۔ اس کی ہر چیز دیکھنے لائق ہے۔ دیودار اور اخروٹ کی لکڑی پر ہاتھ سے کی گئی نقاشی، ستاروں جیسی چھتیں، کمال کی کاریگری ہوگی۔ یہ جدید تاجک کاریگری کا شاید سب سے بڑا شاہکار ہے۔ نوروز پیلیس تو جدید دور کی کہانیاں سناتا ہے، لیکن مجھے اس میں زیادہ دلچسپی ہے کہ اس زمین کے اندر کون سی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر ہاتھ رکھا ہے۔ ان پرانی کہانیوں کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں قومی عجائب گھر جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور وہاں ایک ایسی چیز رکھی ہے جو تاجکستان کے بارے میں ساری سوچ بدل کر رکھ دے گی۔ اچھا، وہ کیا چیز ہے؟ 13 میٹر لمبی لیٹی ہوئی بدھا کی ایک مورتی۔ 1 منٹ، 13 میٹر؟ یہ تو بہت بڑی ہے۔ جی، بہت بڑی۔ اور بدھا کی مورتی تاجکستان میں؟ یہ تو بالکل غیر متوقع ہے۔ مجھے لگا تھا کہ اس خطے کی تاریخ اسلام اور شاید زرتشتی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہی تو وہ نقطہ ہے جو اس دریافت کو اتنا اہم بناتا ہے۔ یہ مورتی 1960 کی دہائی میں اجینہ ٹپے نامی جگہ سے ملی، جو 7ویں صدی کی ایک بدھ خانقاہ تھی۔ ایک بدھ خانقاہ؟ جی، اور یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ اسلام کی آمد سے صدیوں پہلے یہ سرزمین بدھ مت کا ایک اہم مرکز تھی۔ یہ علاقہ صرف تجارتی راستہ نہیں تھا، بلکہ عقائد اور خیالات کا بھی سنگم تھا۔ بالکل۔ یہ دریافت تاجکستان کی پوری تاریخ کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم اسے ایک سوویت ریاست یا پارسی ورثے والے ملک کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اس کی شناخت کی طے کہیں زیادہ گہری ہیں۔ جی، عجائب گھر میں موجود ٹیراکوٹا کے چھوٹے مجسمے، پرانے سکے، یہ سب اسی بھولی بسری تاریخ کی کہانیاں سناتے ہیں۔ تو دوشنبے میں جدید قومی شناخت بھی ہے اور قدیم دفن شدہ تاریخ بھی، لیکن جب ہم دارالحکومت سے باہر نکلتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ دارالحکومت سے باہر نکلتے ہی تاریخ ایک بالکل مختلف شکل میں سامنے آتی ہے۔ صرف 35 کلومیٹر دور حصار کا قلعہ ہے۔ اچھا، یہ وہی ہے جس کی تصویر 20 سامانی کے نوٹ پر ہے؟ جی بالکل وہی۔ ایک زمانے میں یہ طاقتور عمارت بخارا کا ایک اہم مرکز تھا۔ تو یہ صرف ایک فوجی قلعہ نہیں تھا؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ ذرا تصور کریں، اس کے دروازوں کے اندر منصف فیصلے سنا رہے ہیں، قاصد بحث کر رہے ہیں، اور تہہ خانوں میں قیدی اپنی قسمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی دیواریں کئی بار گریں اور دوبارہ بنی۔ یہ جگہ تاریخ کے ایک نا ختم ہونے والے چکر کی کہانی ہے، عروج، زوال اور پھر گہری خاموشی۔ اور جہاں یہ قلعہ ماضی کی طاقت کی ایک خاموش یادگار ہے، وہیں جدید تاجکستان کی طاقت کی ایک زندہ علامت بھی قریبی ہے، نوریک ڈیم۔ جی، نوریک ڈیم 300 میٹر سے زیادہ اونچا، یہ دنیا کے سب سے اونچے ڈیموں میں سے ایک ہے، سوویت انجینئرنگ کا ایک شاہکار۔ لیکن اس کی تعمیر کی کہانی صرف کامیابی کی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ جب یہ بننا شروع ہوا تو اس کی جھیل کے بڑھتے ہوئے پانی کے نیچے پوری کی پوری بستیاں، کھیت، باغات، سب کچھ ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا انسانی المیہ بھی ہے۔ ایک طرف ترقی اور بجلی اور دوسری طرف لوگوں کی تاریخ اور یادوں کا ڈوب جانا۔ اور یہیں پر دو بالکل مختلف نقطہ نظر سامنے آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ انجینئرز کے لیے یہ ڈیم میگا واٹ اور پانی کے بہاؤ کے اعداد و شمار ہیں، ترقی کی علامت ہے، لیکن اگر آپ مقامی لوگوں سے بات کریں تو ان کے لیے جن کے گاؤں اس جھیل کی تہہ میں ہیں، یہ ایک زندہ، غیر متوقع اور کسی حد تک ایک خوفناک شے ہے، ایک ایسی خاموش طاقت جس نے ان کی پوری وادی کو نگل لیا۔ یہ سوچنا بھی عجیب ہے، ریاست کے لیے جو چیز ترقی کی علامت ہو وہ ان لوگوں کے لیے ایک خاموش پانی کے اندر کا قبرستان ہو۔ اور یہی تضاد تاجکستان کی کہانی کا حصہ ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے ان عجائبات سے پرے پھر وہ دنیا آتی ہے جو ان سب پر حاوی ہے، دنیا کی چھت، پامیر کے پہاڑ۔ جی، یہ ملک کے تقریباً آدھے حصے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اور جب ہم
दुनिया की छत कहते हैं तो ये कोई शायराना बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जमीन के बुलंद तरीन सतह मुर्तफा में से एक है। यहाँ की खूबसूरती से ज्यादा इनका बेपनाह हुजूम और हैबत आपको मुतासिर करती है। बुलंदियां इतनी ज्यादा हैं कि हवा में ऑक्सीजन कम हो जाती है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता होगा। एक मेहनत तलब काम बन जाता है। तारीखी तौर पर इन पहाड़ों का क्या किरदार रहा है? क्या ये हमेशा एक रुकावट ही रहे? आप उन्हें एक कुदरती फिल्टर कह सकती हैं। बड़ी बड़ी सल्तनतें और फौजें यहाँ आके रुक जाती थीं। अच्छा, शायर रेशम भी? वो भी उनके बुलंद पठारों के बजाय उनके निचले किनारों से होकर गुजरती थीं। इन पहाड़ों ने सकाफतों को भी अलग थलग रखा, जिसकी वजह से पामीर के अंदर ऐसी वादियां हैं जहां आज भी कदीम ज़बानें और रिवायात जिंदा हैं। पामीर हाईवे के सफर के बारे में बहुत कुछ लिखा लिया है, खास तौर पर वो बर्फानी झीलें। कहते हैं उनका रंग ऐसा नीला होता है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। वो झीलें आपको बताती हैं कि आप अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में दाखिल हो चुके हैं, और इसी सख्त माहौल में आपको पहाड़ी बकरे यानी आइबेक्स चट्टानों पर ऐसे सुकून से घूमते नजर आएंगे जैसे ये उनके घर का बागीचा हो। तो आखिर में ये पहाड़ सिर्फ एक खूबसूरत मंजर नहीं है। नहीं, ये वो हकीकत है जो मशरकी ताजिकिस्तान की हर चीज को शक्ल देते हैं। पामीर सिर्फ एक जुग्राफियाई खिता नहीं है, ये एक ज़हनी कैफियत भी है। मेरा ख्याल सीधा इंजोब सुरंग की तरफ जा रहा है, जिसे लोग खौफ की सुरंग भी कहते हैं। हाँ। मैं तसव्वुर करने की कोशिश कर रही हूँ 5 किलोमीटर मुकम्मल अंधेरे में सिर्फ इंजन की गूंज। ये तो बहुत ही अजीब तजुर्बा होगा। इसे खौफनाक ही नहीं, मतलब नफसियाती तौर पर बहुत अजीब है। पहले 1-2 मिनट तो ठीक गुजरते हैं, लेकिन फिर आपका दिमाग उलझने लगता है। अच्छा जी, क्योंकि वहाँ कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनी नहीं, कुछ भी नहीं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि आप कहाँ हैं या कितनी तेज़ी से चल रहे हैं। वक्त और फासले का एहसास ही ख़त्म हो जाता है। और मैंने सुना है कि जब आप उससे बाहर निकलते हैं तो मंजर इतनी अचानक बदलता है कि तजुर्बाकार ड्राइवर भी एक लम्हे के लिए गड़बड़ा जाते हैं। बिल्कुल, एक बंद घुटन ज़दा माहौल से निकलकर आप अचानक एक खुली वसीओ अरीज वादी में होते हैं। ये एक झटके की तरह होता है। और यही तजुर्बा, ये डिसोरिएंटेशन ताजिकिस्तान के अजीम शान मनाजिर को समझने के लिए एक बेहतरीन इस्तियारा है। यही एहसास आपको इस्कंदर कूल झील के किनारे भी होता है। इस्कंदर कूल यानी सिकंदर आजम के नाम पर। जी, एक बहुत बड़ी तिकोनी झील जो कदीम लैंडस्लाइड से बनी वादी में है, और इसका नाम सिकंदर आजम से जुड़ा है। हाँ, लेकिन कहानी सिर्फ नाम तक तो नहीं है ना। मुकामी रिवायात के मुताबिक सिकंदर का मशहूर घोड़ा बोसेफेलस इसी झील में डूब गया था। और यही बात इस कहानी को मजीद पुरसरार बनाती है। इस झील की गहराई आज तक कोई ठीक से नाप नहीं सका, इसका मुकम्मल नक्शा कभी नहीं बन सका। तो जहाँ साइंस की हद आ जाती है, वहाँ से कहानी शुरू होती है। एक मिनट, क्या लोग वाकई ये मानते हैं कि सिकंदर आजम का घोड़ा आज भी उस झील में है? ये तो बिल्कुल एक अफसाने की तरह लगता है। अफसाना तो है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जिंदा क्यों है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि चांदनी रातों में पानी की सतह पर एक सफेद घोड़े का साया हरकत करता है। अच्छा। अब ये सच हो या ना हो, लेकिन ये कहानी इस जमीन से जुड़ी हुई है। इस झील का मौसम अचानक बदल जाता है। कदीम तारीख की किताबों में पानी पर गूंजती पुरस्कार आवाजों का भी जिक्र मिलता है। तो आप ये कह रही हैं कि जहाँ वजाहत खत्म होती है वहाँ दास्तान शुरू होती है? बिल्कुल। ये बात मुझे वादी शंग के हफ्तकूल यानी 7 झीलों की तरफ ले जाती है। वहाँ भी तो कुछ ऐसा ही मामला है। जी, हफ्तकूल का मामला तो और भी दिलचस्प है। उन 7 झीलों की तरतीब तो तय है, लेकिन उनके रंग नहीं। रंग नहीं मतलब ये कि पानी में मौजूद मादनियात की वजह से रोशनी का जाविया बदलते ही उनके रंग बदल जाते हैं। एक ही झील जो दोपहर में जमरुद जैसी सब्ज हो, शाम तक गहरी नीली हो सकती है। अच्छा, यानी स्याह वापस आकर अपनी तस्वीरों पर बहस करते होंगे कि कौन सी तस्वीर किस झील की है। हाँ, बिल्कुल। और मैंने ये भी सुना है कि मकामी लोगों के मुताबिक हर झील का अपना मिजाज है। ये मिजाज वाली बात तो बहुत शायराना है, लेकिन क्या इसकी कोई साइंसी वजह भी है? बुनियादी तौर पर तो ये रोशनी और मादनियात का ही खेल है, लेकिन मिजाज का तसव्वुर इससे गहरा है। जदीद साइंसी सर्वे भी बताते हैं कि इन झीलों की गहराई और पानी की शफाफियत में गैर मामूली तब्दीलियां होती रहती हैं। मतलब एक झील बहुत पुरसुकून है,
तो दूसरी में अक्सर हलचल रहती है। एक के बारे में तो ये भी कहते हैं कि वो इतनी गहरी और साकेत है कि आवाज को भी निगल लेती है। ये तो बहुत अजीब है। तो जब आपके हवास आपको ऐसी गैर मामूली चीजें दिखाएं, तो आप उन्हें मजाज का नाम ही देंगे ना? ये झीलें और पहाड़ तो कुदरती तौर पर अलग थलग हैं, लेकिन क्या लोग भी जानबूझकर ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं? ये सोचकर मुझे वादी बर्थिंग का ख्याल आ रहा है। हाँ, और बर्थिंग उस तस्वुर को एक नई सतह पर ले जाता है। वहां तक पहुंचने वाली सड़कें चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। बहुत खतरनाक सड़कें हैं ना? जी, जहां अक्सर रास्ता सुकड़ कर सिर्फ एक गाड़ी के लिए रह जाता है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लोग सदियों से ऐसी जगह पर क्यों रह रहे हैं? यही तो सबसे हैरान कुन बात है। ये सिर्फ जिंदा रहने की जगह नहीं, ये एक इंतखाब की तारीख है। बिल्कुल, और ये एक बहुत अहम नुक्ता है। जुबानी रिवायात बताती हैं कि लोगों ने बैरूनी हमलावरों से बचने के लिए इन गहरी घाटियों में पनाह ली। तो ये मनाजिर उनके लिए कुदरती किला थे? जी, एक कुदरती किला। लेकिन सदियों की तन्हाई ने इनमें खुद इन्हिसारी की एक ऐसी मजबूत रिवायत पैदा की जो आज भी उनकी बका की किलिद है। ये तन्हाई उन पर मुसल्लत नहीं की गई, बल्कि उसे एक ताकत के तौर पर अपनाया गया है। और इस शदीद तन्हाई का मुवाजना अगर फान के पहाड़ों से करें तो तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आती है। फान के पहाड़ बुलंद तो हैं, लेकिन इन्हें काबिल तस्खीर समझा जाता है। सही कहा, वो कोहे पैमाओं के लिए एक मैदान की तरह हैं, और यही फर्क उनकी तारीख में भी नजर आता है। फान के पहाड़ हजारों साल से तिजारती रास्तों का हिस्सा रहे हैं। अच्छा, काफले वहाँ से गुजरते थे? जी, जिसकी वजह से ये इलाका हमेशा से इंसानी नक्लो हरकत और सकाफतों के मिलाप का मरकज रहा है। यहाँ से मिलने वाले कदीम बर्तन और धात के टुकड़े इस बात का सबूत हैं कि ये जगह हमेशा से दुनिया से जुड़ी हुई थी। बर्तन की तन्हाई के बिल्कुल बरक्स। तो एक तरफ बर्तन है जहाँ जोग्राफिया ने लोगों को दुनिया से बचाया, और दूसरी तरफ फान के पहाड़ हैं जहाँ जोग्राफिया ने लोगों को दुनिया से जोड़ा। बिल्कुल, और कभी-कभी जमीन सिर्फ तारीख को रास्ता नहीं देती, बल्कि उसे अपने अंदर दफन भी कर लेती है, जैसा कि सौराज़म में हुआ। सौराज़म, वो शहर जो 1970 की दहाई तक दुनिया की नजरों से ओझल था और फिर एक किसान को इत्तिफाकन मिल गया। ये सोचकर ही अजीब लगता है। इस दरियाफ्त ने वस्ती एशिया की तारीख के बारे में हमारे तमाम तस्वुरात बदल दिए। लेकिन असल कहानी तो उसके बाद शुरू हुई, जब खुदाई के दौरान एक खातून की कब्र मिली। सराज़म की शहजादी? जी, उसे इतने शानदार जेवरात के साथ दफन किया गया था, सोना, लाजवर्द, चांदी, के माहिरीन ने उसे फौरन यही नाम दिया। और इस दरियाफ्त ने जवाबात से ज्यादा सवालात पैदा किए हैं ना, कि इतने आला मर्तबे की ये खातून कौन थी? वो कौन सी तहजीब थी जो इतनी तरक्की याफ्ता थी? और सबसे बड़ा राज, ये अजीम शहर बगैर कोई जानिशीन छोड़े, बगैर किसी जंग के निशान के यूं अचानक गायब क्यों हो गया? और आज तक उसका जवाब नहीं मिला। यही वो राज है जिसकी वजह से यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती विरसे का दर्जा दिया है। सराज़म एक ऐसी तहजीब की कहानी है जो तारीख बनाकर खुद तारीख के सफ़ात में गुम हो गई। लेकिन हर शहर सराज़म की तरह गायब नहीं हुआ। खुज्जन की मिसाल हमारे सामने है, एक ऐसा शहर जो 2500 साल से जिंदा है। जी, जिसे इस्कंदर आज़म ने सबसे दूर इस्कंदरिया का नाम दिया था। और खुज्जन की बका का राज शाहराह रेशम पर इसकी मरकजी हैसियत में है। ये शहर एक चौराहे की तरह था। बिल्कुल, जहाँ चीन, पारस और हिंदुस्तान से आने वाले ताजिर मिलते थे। इसकी तारीख, इसकी गलियों, इसके बाजारों की तहों में आज भी जिंदा है। खास तौर पर पंचशिंबे बाजार, उसे वस्ती एशिया की सबसे बड़ी मार्केटों में से एक कहा जाता है। पहली नज़र में तो वो एक अफरा तफरी का मंजर लगता होगा। लगता तो है, लेकिन दर हकीकत वहाँ एक मुनज़्ज़म निज़ाम काम कर रहा होता है। वो सिर्फ एक बाजार नहीं है, वो एक जिंदा तारीख है। वहाँ की आवाज़ें, खुशबुएं, रंग, ये सब आपको सदियों पुराने तिजारती रास्तों से जोड़ देते हैं। और दरियाए सीहों के किनारे वो किला सिर्फ एक खंडर नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की एक लाजवाल अलामत है। जिसका इस दरिया पर कंट्रोल था, उसका पूरी वादी फरगाना पर कंट्रोल था। हमने पहाड़ों, झीलों और शहरों की बात की, लेकिन ताजिकिस्तान में एक ऐसी जगह भी है जो किसी और ही दुनिया की लगती है, चिलदुख्तारोन। चिलदुख्तारोन यानी 40 लड़कियां,
ये जगह वाकई ऐसी है जैसे आप किसी दूसरे सैयारे पर आ गए हों। सुर्ख और पीले रंग के देवकामत, रेतले पत्थर के स्तून जो ऐसे खड़े हैं जैसे कोई खामोश फौज हो। जी, लाखों साल के कटाव की वजह से बने हैं। और इस जगह से जुड़ी कहानी तो इसके मंजर से भी ज्यादा ताकतवर है। कहा जाता है कि 40 जवान लड़कियों ने हमलावरों के हाथों बेहुरमती से बचने के लिए दुआ की कि वो पत्थर बन जाएं। और उनकी दुआ कबूल हो गई। आज ये चट्टानें उन्हीं की यादगार समझी जाती हैं। यहाँ साइंस और दास्तान का एक खूबसूरत संगम नजर आता है ना? बिल्कुल। अर्जियाती तौर पर ये नर्म रेतीली चट्टानें हैं जिन्हें हवा और पानी ने तराशा है, लेकिन मुकामी लोगों के लिए ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये हिम्मत और कुर्बानी की एक जिंदा अलामत है। यहाँ जमीन ने एक अलमनाक वाक़े की याद को एक लाजवाल शक्ल दे दी है। तो ये जमीन सिर्फ तारीख ही नहीं बल्कि इंसानी जज्बात को भी महफूज रखती है। और इसी याददाश्त के तहफ़्फ़ुज़ की एक और मिसाल तिग्रुवाया बाल्का रिजर्व है। उसे डायनासोर के बगैर जुरैसिक पार्क क्यों कहा जाता है? इसकी वजह यह है कि ये तोगाई जंगल के आखिरी बाकियात में से एक है। तोगाई जंगल को वस्ती एशिया की जिंदगी की लकीर समझें। ये सिर्फ दरख्त नहीं, ये एक पूरा निज़ाम है जो दरिया के सैलाब से परवान चढ़ता है। और ये अब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। जी, ज़राअत की वजह से। तिग्रुवाया बाल्का एक ऐसी जगह है जो हमें याद दिलाती है कि ये खित्ता कैसा हुआ करता था। जब आप इस जंगल को खो देते हैं तो आप सिर्फ एक माहौलियाती निज़ाम नहीं खोते, बल्कि तारीख का एक जिंदा बाब खो देते हैं। और ये नायाब बख्तियारी हरण का आखिरी घर भी है। हाँ, इन हिरनों की बका इसी जंगल से जुड़ी है। लेकिन यहाँ की सबसे दिलचस्प कहानी कैस्पियन टाइगर की है। सरकारी तौर पर तो ये नस्ल 20वीं सदी में नापैद हो चुकी है, लेकिन आज भी मकामी बुजुर्ग उसे देखने की कहानियां सुनाते हैं। इन कहानियों की कोई तस्दीक तो नहीं, लेकिन ये कहानियां जिंदा क्यों हैं? क्या ये महज एक ख्वाहिश है? शायद, लेकिन ये कहानियां इसलिए भी जिंदा हैं क्योंकि ये माहौल शेरों के लिए बेहतरीन था। ये जंगल आज भी एक शेर का घर लग सकता है। तो ये कहानियां हकीकत और अफसाने के दरमियान की लकीर को धुंधला देती हैं। ये जगह एक ऐसे दौर की याददाश्त को महफूज करती है जो तकनीकी तौर पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन लोगों के जहनों में आज भी जिंदा है। एक ऐसी दुनिया जहां बुलंद-बाला पामीर हाईवे, जिसे M41 भी कहते हैं, पहाड़ों के बीच से गुजरती है। और क्या सड़क है वो! तसव्वुर करें एक ऐसी शाहरा का जो दुनिया की बुलंद तरीन बैनुल-अक़वामी सड़कों में से एक है। ये दरियाए पंज के साथ साथ चलती है और यही दरिया अफगानिस्तान के साथ एक कुदरती सरहद बनाता है। हाँ। लेकिन ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये सोवियत यूनियन के फौजी अज़ाइम की गवाह रही है। और इससे भी सदियों पहले ये ताजिरों, मुहिमजुओं और उन सल्तनतों के जासूसों की गुजरगाह थी जो द ग्रेट गेम में अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहते थे। सही। और यही इस खित्ते की सबसे हैरानकुन बात है। एक ही दरियाए पंज दो मुल्कों को जुदा करता है, लेकिन इसके दोनों किनारों पर तारीख बिल्कुल मुख्तलिफ सिमतों में चली गई है। अच्छा जी, एक तरफ ताजिकिस्तान की सोवियत बाक़ियात है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की एक बिल्कुल अलग दुनिया। ये शारा और ये दरिया ये इस बात की जिंदा मिसाल है कि किस तरह जोग्राफिया ना सिर्फ सियासी सरहदें बनाता है, बल्कि उनके अंदर बसने वालों की तकदीर भी लिख देता है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया जाविया है। मैं तो इसे सिर्फ एक सड़क समझ रही थी, लेकिन आप इसे तकदीर लिखने वाली लकीर कह रहे हैं। कह सकते हैं। और इसी दुश्वार गुजार जोग्राफिया में बका की एक और शानदार मिसाल भी मिलती है। यहाँ वस्ती एशिया के नायाब तरीन जानवरों में से एक मार्को पोलो भेड़ पाई जाती है। हाँ, मार्को पोलो शीप। कहते हैं कि जब ये पहाड़ी ढलवानों पर चलती है ना, तो दूर से यूं लगती हैं जैसे पहाड़ों के पस मंजर में छोटे छोटे साए हरकत कर रहे हों। अली मचर की सतह मुर्तफा के करीब इनकी एक झलक देखना भी मतलब एक बहुत बड़ा इनाम समझा जाता है। इन भेड़ों का यहाँ पाया जाना ना, ये इस खित्ते के मिजाज का एक पैमाना है। अच्छा। ये इस बात की अलामत है कि ये इलाका आज भी किस कदर जंगली, अलग थलग और इंसानी दस्तरस से दूर है। ये एक ऐसे माहौलियाती निज़ाम की निशानी है जो अपनी असली हालत में कायम है, जहाँ फितरत के कानून इंसान की बनाई हुई सरहदों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो जब तक मार्को पोलो भेड़ यहाँ मौजूद है, इसका मतलब है कि पामीर की रूह अभी जिंदा है। बिल्कुल।
इसी शाहराह पर आगे बढ़ें तो फितरत और इंसानी आबादी के दरमियान एक अजीब सा संगम नजर आता है। खुरोक शहर, जहां दरियाए गुंट दरियाए पंज से मिलता है। ये शहर किसी खुली वादी में नहीं बल्कि दोनों तरफ से बुलंद चट्टानों में घिरी एक तंग पट्टी पर आबाद है। ये गोर्नो बदख्शां खुद मुख्तार इलाके का इंतजामी मरकज है, लेकिन इसकी असल शोहरत सोवियत दौर में बनाया गया एक नबाताती बाग है। और ये कोई आम बाग नहीं है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसे इसकी खूबसूरती के लिए नहीं बनाया गया था, इसका मकसद एक तजुर्बा था। सोवियत माहिरीन नबातात ये जांचना चाहते थे कि पौधे इतनी शदीद ऊंचाई पर कैसे जिंदा रहते हैं। उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ बरे-आज़मों से पौधों की इकसाम यहाँ लाकर लगाई ताकि ये देखा जा सके कि वो पतली हवा, कम गहरी मिट्टी और सख्त तरीन मौसम में खुद को कैसे ढालते हैं। तो ये सिर्फ पौधों का बाग नहीं था बल्कि एक नजरियाती मैदाने जंग था। क्या सोवियत इंसान फितरत को भी अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना चाहता था, चाहे वो पामीर के बुलंदो बाला पहाड़ ही क्यों ना हो? बिल्कुल, और यही चीज इसे खूबसूरत बनाने के बजाय दिलचस्प बनाती है। ये इस दौर की ज़हनियत की एक जिंदा मिसाल है। हर चीज पर काबू पाने की कोशिश, फितरत को भी साइंसी उसूलों के ताबे करने की जिद, ये इंसानी अज़्म और फितरत की हुदूद के दरमियान एक बहुत बड़ा मुकाबला था। एक जिंदा लेबोरेटरी। लेकिन क्या ये तजर्बा कामयाब हुआ? क्या आज भी वहाँ दूसरे बड़े आज़मों के पौधे जिंदा हैं या फितरत ने आखिर में जीत हासिल की? देखें, नतीजा मिला जुला है। कुछ पौधे हैरत अंगेज तौर पर यहाँ के माहौल में ढल गए और आज भी मौजूद हैं, जबकि बहुत से दूसरे खत्म हो गए। तो कह सकते हैं कि मुकाबला बराबर रहा। अच्छा। लेकिन फितरत का जवाब एक और शक्ल में भी मिलता है। इसी शहर के ऊपर की चट्टानों पर कभी कभार छोटे जंगली बकरे उतर आते हैं। उनकी मौजूदगी ये जाहिर करती है कि शहर के मुज़ाफ़ात में जंगली हयात कितनी अचानक और कितनी करीब से शुरू हो जाती है। मतलब एक तरफ इंसानी बस्ती और चंद कदम के फासले पर एक कदीम जंगली दुनिया, और उनके दरमियान कोई वाज़ेह सरहद नहीं है। कोई सरहद नहीं। फितरत हमेशा याद दिलाती रहती है कि असल मालिक कौन है। खुरगोक से आगे का सफ़र हमें एक ऐसी वादी में ले जाता है जहाँ जोग्राफिया सिर्फ बका नहीं बल्कि आलमी सियासत की बिसात बिछा रहा था। वादी वाखान कॉरिडोर। जी, ये वादी दरियाए पंच के साथ एक तंग और घुमावदार पट्टी की शक्ल में है। तारीख में इसने एक बहुत ही अजीब किरदार अदा किया है। ये रूसी, बरतानवी और अफगान सल्तनतों के दरमियान एक बफर जोन थी। इसे सिर्फ बफर जोन कहना भी ठीक नहीं। ये एक तरह से दो लड़ने वाले पड़ोसियों के बीच में जानबूझकर छोड़ा गया एक खाली कमरा था ताकि उनकी दीवारें कभी न मिलें। 19वीं सदी में सल्तनतों ने नक्शे पर लकीरें खींचकर जमीन की ये पतली सी पट्टी बनाई ताकि रूसी और ब्रितानवी सल्तनतें कभी आमने सामने ना आ सकें। ये द ग्रेट गेम का एक हकीकी जोग्राफियाई नतीजा था। और इसका सबूत आज भी वहाँ मौजूद है। वादी में यमचुन का किला एक ढलवान की चोटी पर ऐसे खड़ा है जैसे किसी शिकारी परिंदे की तरह नीचे वादी पर नजर रखे हो। बिल्कुल। इसकी जगह से साफ जाहिर होता है कि इसका मकसद शाही रिहाइशगाह नहीं बल्कि खालिस्तन फौजी था। यहाँ से दरिया और वादी से गुजरने वाले हर काफले, हर मुसाफिर पर नजर रखी जाती थी। ये सरासर हिकमत अमली का नतीजा था। और इसी वादी की ऊंचाइयों पर इन इंसानी सरहदों से बेनियाज एक और पुरस्रार मखलूक बसती है। यहाँ के गिलाबान कभी कभार बर्फानी चीते देखने की तला देते हैं। बर्फानी चीता, वाह! मकामी चरवाहों में इसके किस्से मशहूर हैं। वो इसे पहाड़ों का भूत कहते हैं क्योंकि ये दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। ये जानवर इन चट्टानों पर बनी पगडंडियों पर किसी साये की तरह हरकत करता है और फिर नजरों से ओझल हो जाता है। तो फिर पता कैसे चलता है? अक्सर सिर्फ बर्फ पर उसके कदमों के निशान या दूर से आती उसकी चीखें ही उसकी मौजूदगी का पता देती हैं। ये बर्फानी चीता तो इस खित्ते की जंगली और तकरीबन दूसरी दुनिया जैसी रूह की अलामत है। हाँ। और दूसरी दुनिया की बात करें तो यहाँ एक ऐसी जगह भी है जो लगती ही नहीं कि जमीन का हिस्सा है। काराकोल झील। ये 3900 मीटर से ज्यादा की बुलंदी पर वाक़या है, लेकिन उसकी असलियत उसे ताजिकिस्तान की बाकी तमाम झीलों से बिल्कुल मुख्तलिफ बना देती है। बिल्कुल, ये कोई आम ग्लेशियर या पहाड़ी झील नहीं है। अर्जियाती मुतालियात से पता चलता है कि ये पूरा बेसन लाखों साल पहले एक बहुत बड़े शहाबे साकिब के टकराने से बना था। एक मिनट, क्या कहा आपने? जी, ये झील किसी शहाबे साकिब के टकराने से बनी है? मतलब
जब हम इसके किनारे खड़े होते हैं तो हम दरअसल लाखों साल पुराने एक खलाई तसादम के गड्ढे में खड़े होते हैं। बिल्कुल, ये तो नाकाबिले यकीन बात है। नाकाबिले यकीन लेकिन सच है। झील की तकरीबन कामिल गोल शक्ल और उसके नीचे मौजूद चट्टानों और तिलछट की साख्त, ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं। अच्छा। और यही बात साइंसदानों के शक को यकीन में बदल देती है। ये झील एक आर्जियाती आर्काइव की तरह है जो इस खित्ते में किसी भी इंसानी बस्ती से कहीं ज्यादा पुराने एक कायनाती वाक़े को रिकॉर्ड करती है। जब आप वहाँ खड़े होते हैं तो आप सिर्फ ताजिकिस्तान में नहीं होते, आप वक्त और खला की गहराइयों में झांक रहे होते हैं। और इसकी एक और अजीब बात यह है कि ये एक बेजान झील है। इसके पानी में कोई मछली नहीं है और इसके किनारों पर भी जिंदगी के आसार बहुत कम नजर आते हैं। इसकी वजह पानी की शदीद नमकीन और मादनी साख्त है और साथ ही इंतहाई ठंडा दर्जा हरारत है। इसलिए यहाँ मछलियाँ या दूसरे आबी जानदार जिंदा ही नहीं रह पाते। ओह, दूसरे सैयारे जैसे मरीख का मंजर पेश करती है। काराकोल की इस खलाई वीरानी के बिल्कुल बरक्स कुछ फासले पर 3700 मीटर की बुलंदी पर एक और झील है, बुलनकुल झील। जी, बुलनकुल। अगर काराकोल एक दूसरे सैयारे का मंजर है तो बुलनकुल जमीन पर जन्नत का टुकड़ा महसूस होती है। ये पामीर के पहाड़ों में एक देवे कामत आईने की तरह दिखाई देती है। इसका साफ शफाफ पानी, आसमान के गहरे नीले रंग और इर्द गिर्द की चूना पत्थर की सफेद चोटियों को बिल्कुल उसी तरह मुनक्किस करता है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसकी इंतहाई बुलंदी और सख्त माहौल के बावजूद ये झील जिंदगी से भरपूर है। वाकई? हाँ, ये एक मुतहर्रिक माहौलियाती निज़ाम पर फख्र करती है। इसमें पहाड़ी कार्प और सालमन की कई अक़साम पाई जाती हैं जो न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि मुकामी लोगों के लिए खुराक का एक अहम जरिया भी हैं। जबरदस्त। ये फितरत की जिद और लचक की एक शानदार मिसाल है कि वो किस तरह मुश्किल तरीन हालात में भी जिंदगी के रास्ते तलाश कर लेती है। बिल्कुल। अगर हम इनफरादी मकामात से हटकर पूरे खित्ते को देखें, यानी गोर्नो बदख्शां, तो ये मशरक़े ताजिकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैला हुआ है। यहाँ वसी सतह मुर्तफ़ा, खड़ी चट्टानें और कदीम दरियाओं से बनी गहरी वादियाँ हैं। बस्तियाँ एक दूसरे से बहुत दूर हैं और सफ़र आज भी मुश्किल है। बिल्कुल। और तारीख़ी तौर पर ये तन्हाई ही इसकी पहचान रही है। ये इलाका वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और हिमालयाई इलाकों के दरमियान सकाफ़तों का संगम तो था, लेकिन ये संगम बहुत मुंतखब रास्तों पर होता था। अच्छा। ताजर मखसूस पहाड़ी दर्रों का इस्तेमाल करते थे जो आज भी काबिल शनाख्त हैं। उनमें से कुछ दर्रों पर तूफानों के दौरान इस्तेमाल होने वाली पत्थर की पनाहगाहों के निशानात आज भी मिलते हैं। तो ये रास्ते सिर्फ तिजारती नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इल्म, सकाफत और नज़रियात के तबादले की तंग शरियाने भी थी जो इस वसी और दुश्वार गुजार जिस्म को जिंदगी बख्शती थी। और ये बर्फानी चीते का आखिरी मजबूत किला भी है। कहते हैं कि गोर्नो बदख्शान इन चंद इलाकों में से एक है जहां बर्फानी चीते एक मुस्तहकम आबादी बरकरार रखे हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि ये माहौल इनके लिए बेहतरीन है। इंतहाई ऊंचाई, नाहमवार चट्टानें और महदूद इंसानी मौजूदगी, इनका नजर आना तो बहुत नायाब है, लेकिन इनके वजूद के सबूत पंजों के निशानात और चरवाहों की इत्तलात से मुसलसल मिलते रहते हैं। तो इनकी मौजूदगी इस बात का हतमी सबूत है कि ये खित्ता आज भी अपनी जंगली रूह को पूरी ताकत से जिंदा रखे हुए हैं। बिल्कुल। ताजिकिस्तान का ये सफर वाकई आराम के मुतलाशियों के लिए नहीं है। ये सरजमीन इंसानी तारीख के उन लातादाद टुकड़ों को संभाले हुए है जो इसकी वादियों में बिखरे हुए हैं। हाँ। हर टुकड़ा, हर किले का खंडर, हर कदीम रास्ता उन तहजीबों की याद दिलाता है जो कभी यहाँ परवान चढ़ी और फिर वक्त के साथ दास्तान बन गईं। और शायद यही इस जगह की सबसे बड़ी कशिश है। ये एक ऐसा सफर है जो सिर्फ ज्योग्राफियाई नहीं बल्कि वक्त के अंदर भी है। वाओ। आप एक ही वक्त में द ग्रेट गेम के दौर में भी होते हैं, सोवियत यूनियन के तजुर्बात को भी देखते हैं और काराकोल झील के किनारे खड़े होकर लाखों साल पुरानी कायनाती तारीख का हिस्सा भी बन जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ का सफर एक ऐसी याद बनकर रह जाता है जो इस जगह को छोड़ने के बाद भी जहन में ताज़ा रहती है। वो खामोशी, वो वसी आसमान और वो एहसास कि आप एक ऐसी जगह पर खड़ी हैं जो आपसे बहुत पुरानी और बहुत बड़ी है, ये सब कुछ आपके साथ वापस आता है। ये सब कुछ एक बहुत अहम सवाल पैदा करता है। आज की दुनिया में जहां हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ती जा रही है, ग्लोबलाइज हो रही है और यकसा होती जा रही है,
ہم ایک ایسی جگہ سے کیا سیکھ سکتے ہیں جہاں آج بھی جغرافی کو مکمل اور حتمی طاقت حاصل ہے؟ ایک ایسی جگہ جہاں زمین کی ساخت ہی سیاست، زندگی، بقا اور یہاں تک کہ اس کے منظر نامے پر لکھی ستاروں کی کہانیوں کو بھی شکل دیتی ہے۔